आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं कंप्यूटर के पार्ट 5 पर चर्चा करने जा रहा हूं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये अंतिम पार्ट है। यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहूँगा, हालांकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में ये बताया भी है, लेकिन फिर भी मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। ये जो भी आपको कंप्यूटर का पोर्शन उपलब्ध करवाया गया है, जिसको आपने काफ़ी सराहा है, इसके लिए मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा और आपको समझ में आया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं दोस्तों एक प्रयास करता हूँ, उस प्रयास में मैं कितना सफल हो पाता हूँ, इसका आकलन तो आप पर निर्भर करता है और आपके जो भी विचार है उनके लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ, आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहता हूँ और आप जो लाइक करते हो उसके लिए भी तैयार रहता हूं और जो डिसलाइक करते हैं उनके लिए भी तैयार रहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आलोचना व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सबसे कारगर साबित होती है। आप ये कह सकते हो कि पहला कदम होता है। तो आप भी अपने जीवन में कभी आलोचना को नेग्लेक्ट ना करें, उसे गंभीरता से लें और उससे सीखें। अब देखिए, ये जो कंप्यूटर पोर्शन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, एसएससी, रेलवे, जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और मान के चलिए आजकल तो हर एग्जाम में आते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि नित्य नए अपडेट आते रहते हैं कंप्यूटर के संबंध में, तो वो मैं आपको जानते हो कि जनरल जो आपका जो भी यूट्यूब चैनल पर जो आपको करंट उपलब्ध करवाता हूं, उसमें मैं समय समय पर अपडेट करवाता जाऊंगा। तो दोस्तों, इन जानकारी के बाद में आपसे मैं ये अपील करूंगा कि आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो दोस्तों, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए टेलीविजन। टेलीविजन, आप जानते हो टीवी। हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हुए इसको हम करंट से जोड़कर देखेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा 4K, 8K, ये क्या चीजें होती है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइनटीन 59 ये सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले जो टीवी का प्रसारण प्रारंभ हुआ था वो 1959 में ही हुआ था। इसके आगे लिखिए, भारत में टीवी प्रसारण का प्रारंभ। लेकिन ये जो टीवी प्रसारित हुआ था ये नियमित नहीं था, कुछ समय अवधि के लिए आता था, 5 घंटे, 2 घंटे या सुबह व शाम की अवधि थी, उसके लिए आता था, बीच में टीवी नहीं आता था। नियमित टीवी की जो शुरुआत हुई थी वो 6 साल बाद 1965 में हुई थी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, लिखिए 1965 भारत में टीवी का नियमित प्रसारण। रेगुलर चलता था ये पूरे दिन, रात को तो फिर भी नहीं चलता था, लेकिन इसको नियमित रूप कहा जा सकता है। इसके बाद में 1982 ये आ भी चुका है कि भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था। तो रंगीन टीवी जो है 82 में आया था। लिख दीजिए, भारत में रंगीन टीवी प्रारंभ, रंगीन टीवी का प्रसारण प्रारंभ। यह आया भी आपके एग्जाम में, एसएससी के पेपर उठा के देखिए, उसमें सन पूछा गया है कि भारत में पहली बार रंगीन टीवी कब आया था। 82 में आया था। इसके बाद में 1991 में लगभग 10 साल बाद केबल का प्रारंभ हुआ। केबल टीवी आती थी ना, विभिन्न प्रकार की फिल्में देखते थे आप,
कोई भी उसको जाके बोल देते थे आज ये फिल्म लगा, आज वो फिल्म लगा, तो उसको बोलना पड़ता था। फिर 2000 में डीटीएच 2001 में सॉरी डीटीएच का प्रारंभ हुआ। डीटीएच आ गई। आप ये जो आपकी वीडियो कॉल है, ये आजकल तो एयरटेल के भी आने लगी। डायरेक्ट टू होम इसको बोलते हैं। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती है। ये पुराना इसका स्वरूप रहा। अब मैं बात करने जा रहा हूं वर्तमान में जो युग चल रहा है, एलसीडी, एलईडी, एचडी टीवी, उनकी बात करने जा रहा हूं। टीवी का वर्तमान स्वरूप, सबसे पहले जो वर्तमान में चल रहा है एलसीडी। एलसीडी टीवी आप जानते ही हो, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मैं वही बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऐसे ध्यान रखना आपने। इसी तरीके से इसके बाद में एलईडी आया था। लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। लाइट एमिटिंग डिस्प्ले एक थोड़ा सा चेंज कर दी, ये 2000 ही है। वर्ष 2000 में डीटीएच का प्रारंभ हुआ था। क्लियर? कुछ बातें ध्यान रख लें। तीसरा है प्लाज्मा टीवी आया। यह बड़े आकार का टीवी था जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल होता था। बड़े आकार का टीवी जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल हुआ, यह प्रयोग किया जाता था। पूछा जा सकता है प्लाज्मा टीवी में कौन सी किरणें इस्तेमाल होती थी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चौथा लिखिए एचडी टीवी, काफी चलते हैं ये। हाई डेफिनेशन टीवी। हाई डेफिनेशन टीवी होता है ये, जैसे आप सुनते होंगे टीवी के लिए 4K, 8K ऐसे सुनते होंगे। देखिए के का मतलब तो आप जानते हो यहां पर 1000 है। क्लियर? लेकिन अब जैसे 1000 है, ये 8K है, ये 4K है, तो इसका तो मतलब क्या हो गया 4000। इसका मतलब क्या हो गया 8000। ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये 4000 8000 है क्या? ये 4000 8000 है पिक्सल। पिक्सल बोलते हैं। ये आपके काम की चीज है कि पिक्सल क्या होता है। और एक आपने नाम सुना होगा रेजोल्यूशन। इन दो शब्दों को समझना है आपने, पिक्सल और रेजोल्यूशन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्सल की। आप यहां पर नोट डाल के लिख दीजिए एक, पिक्सल क्या होता है। ये क्या होती है, किसी पिक्चर की, पिक्चर मतलब कोई फोटो है, इमेज है, कि न्यूनतम इकाई है। किसी पिक्चर की न्यूनतम इकाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। किसी पिक्चर की न्यूनतम इकाई क्या कहते हैं, पिक्सल। आप अपने मोबाइल में देखते हो ना, मोबाइल में जो कैमरा है क्या कितना पिक्सल का है, कितने मेगा पिक्सल का है। अभी मेगा वगैरह तो आपको बता चुका हूं। एक शब्द और होता है रेजोल्यूशन। अब ये रेजोल्यूशन क्या है, इसको भी आपने देखना है। ये होता है नंबर ऑफ पिक्सल। पिक्सल्स की संख्या को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कितने पिक्सल है उसकी संख्या रेजोल्यूशन कहलाता है। मेरी नजर में ये दो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से है। और टीवी को तो बहुत वाइड एरिया होता है, कितना भी खींच सकते हैं इसको, लेकिन वहां जाना नहीं है।
वो भूल भुलैया आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए, एचडी टीवी की बात करें तो आगे भी इसको विस्तार दिया गया। 3D टीवी, 3D, डी का मतलब यहां पर डायमेंशन है, ध्यान रखना, डायमेंशन बोलते हैं इसको, विमीय होता है, त्रिविमीय। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। एचडी टीवी में एचडी का अर्थ क्या है? एक बार क्वेश्चन आया हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, इसमें से 2G है, इसमें से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, इसमें से G क्या है? जनरेशन। ऐसे क्वेश्चन बने हुए, तो यहीं से इस टाइप के क्वेश्चन उठकर सामने आते हैं। इसमें क्या होता है, लिखिए, इसमें दो कैमरों के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाती है। दो कैमरों के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाती है। दो कैमरे होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं। जनरली एक कैमरा रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसमें दो कैमरे रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से 4D टीवी, इसमें क्या होता है, जो सीन चल रहा होता है, जो दृश्य चल रहा होता है, उसको फील किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बारिश में भीग रहा हूं। एक्चुअली नहीं भीग रहे होते हो, लेकिन आपको लगेगा कि मैं भीग रहा हूं। हीरो लड़ाई कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सामने लड़ाई हो रही है, मैं लड़ रहा हूं। इस तरीके से आपको एक फीलिंग आएगी कि मैं इनके बीच में खड़ा हूं। लिख दीजिए, इसमें दृश्य को महसूस किया जा सकता है। एक और टीवी का नाम हमारे सामने आ रहा है, आईपीटीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी बोलते हैं इसको। प्रोटोकॉल टीवी। अब ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी है, ये इंटरनेट के माध्यम से चलने वाला टीवी है, सीधा डायरेक्ट इंटरनेट से चलेगा। इंटरनेट के माध्यम से चलने वाला टीवी ये है। क्लियर? तो टीवी के संबंध में ये बेसिक बातें आपके लिए सफिशिएंट है। अब मैं बात करने जा रहा हूं मोबाइल की। मोबाइल पे भी आपको वही बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा इस पे रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें हैं, जैसे मोबाइल में सिम डलती है, तो सिम के बारे में आपको बता चुका हूं, इसका फुल फॉर्म वगैरह, उन बातों को लेकर नहीं चलूंगा मैं। देखिए, मैं डायरेक्ट 4G पर चल रहा हूं। 4G, आप कहते नहीं ये 4G है, ये 5G आने वाला है, ये क्या होता है? देखो, आपने बहुत ही सिंपल वे में ध्यान रखना है। इसकी जो स्पीड रहेगी, ये 2 Mbps से 100 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड, ये है इसकी स्पीड। और आप ये कह सकते हो कि ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग की सुविधा है। वीडियो कॉलिंग कर सकते हो आप, करते हैं ना वीडियो कॉलिंग, तो ये 4G है। अब देखिए 5G आने वाला है, भारत में हालांकि अभी नहीं आया है ये 5G। इसकी जो स्पीड है, यह 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। इसमें सारी सुविधाएं होगी, स्पीड तेज होगी, स्पीड तो आपके सामने ही तेज होगी, और भी कई इसके अंदर सुविधाएं होगी। आप ये कह सकते हो कि 5G का 4G का डेवलप रूप है, डेवलप फॉर्म ऑफ 5G।
अभी नहीं आया है ये 4G। यहां पर एक बात जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, करंट जीके में मैं पहले ही बता चुका हूं, 5G टेक्निक को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश, शानदार क्वेश्चन है ये, कोई किंतु परंतु ही नहीं है, दक्षिणी कोरिया है, ध्यान रखना। देखिए 5G टेक्निक को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश दक्षिणी कोरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर दीजिए। और एक चीज जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हालांकि यहां लिखवा देता हूं, ये जो जी है, जी, इसका अर्थ जो है जनरेशन है। पहले 1G 2G ये सब आए थे, वो पुरानी बातें होगी, यहां पर इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। टेक्नोलॉजी जो होती है करंट पर डिपेंड होती है। पढ़ने को तो कितना ही पढ़ लीजिए, किताबों में दे रखा है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो रास्ता गलत होता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद में मैं एंड्रॉइड फोन की बात करूंगा। क्लियर? एंड्रॉइड, आप समझते हो, एंड कहते हैं तेरे पास एंड्रॉइड है क्या, आईफोन है क्या। आईफोन क्या है? अमेरिका का है ये, जो एप्पल निकालता है वो। तो हम एंड्रॉइड की बात करेंगे। क्या है एंड्रॉइड? ये देखिए, इसके वर्जन कौन कौन से हैं। इसके वर्जन है पूरी अल्फाबेट ध्यान रखें, IJKLMNOP। इसका तो मतलब होता है आइसक्रीम सैंडविच। जे का मतलब जेली बीन, ये इसके वर्जन है। जेली बीन, किटकैट, ये खाने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन पर है। लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोट, ओरियो, एक बिस्किट आते हैं ना ये, ओरियो, पाई। बस आपने ये ध्यान रखना है, आपके जो क्वेश्चन बना हुआ है, शायद ये RS 2016 में बना था, कि वर्तमान में एंड्रॉइड का नया वर्जन कौन सा है। उस टाइम शायद ऑप्शन उसका था लॉलीपॉप ऑप्शन था। वर्तमान में जो एंड्रॉइड का नया वर्जन है वो है पाई। एंड्रॉइड का न्यू वर्जन, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका मोबाइल और इससे टीवी से रिलेटेड कुछ बातें हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि विभिन्न प्रकार की जो ऐप है, जो डिजिटल मिशन चल रहा है भारत में, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी ऐप है, किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
हेडिंग डालिए डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि डिजिटल कैसे बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये कि यदि हमें भारत को डिजिटल बनाना है तो इंटरनेट उपलब्ध करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो देखो काम ही नहीं चलेगा। दूसरा, हम कौन से साधन उपलब्ध करवाएं, जैसे सहूलियत देनी पड़ेगी। जैसे बैंक है, आपके खाते होंगे बैंक में, उसमें क्या है, अपने अपने बैंक की पर्सनल ऐप है। अब आप ऐप देख रहे हो, ऐप दे दिया आपको, तो उसमें क्या है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, अकाउंट में इधर से उधर सारा सिस्टम सेट कर सकते हो। वहां से आपको कोई ऑर्डर देना है, पासबुक मंगानी है तो आप पासबुक मंगा सकते हो। ये सारी सुविधाएं हैं। अब देखिए ये क्या है, इसके लिए आपको उसने क्या किया है, डिजिटल सुविधाएं दी है। क्लियर। अब देखिए, डिजिटल सुविधाएं भी दे दी, ऐप भी दे दी, इंटरनेट भी दे दिया, लेकिन अब लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि ये ऐप चलेगी ऐसे। तो उसके लिए क्या प्रारंभ किया गया, डिजिटल साक्षरता अभियान। मेरे कहने का मतलब है बहुत ही सिंपल वे में, डिजिटल इंडिया जो है 3 स्तर पर काम करता है। 3 स्तर पर काम करता है। लिखिए, यह है 3 स्तर पर काम करता है। कौन कौन सा? एक तो डिजिटल अवसंरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखना। दूसरा जो काम करता है, ई सुविधा, ई सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं, इसमें आपकी ऐप आती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी है, मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सी है, वो सारी बातें हम करेंगे। और तीसरा है डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी, लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर कैसे किया जाए, क्या कोई प्रोग्राम चल रहा है, कैसे है, उनकी बातें करेंगे। आइए, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए डिजिटल अवसंरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? देखिए, भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, परियोजना चलाई है, भारत नेट परियोजना। इसके तहत 2.5 लाख गांवों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है, 2.5 लाख गांवों को। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 2.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। सिंपल भाषा में कहो तो आप कह सकते हो इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। तो ये तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं चलेगा। तो भारत नेट परियोजना डिजिटल मिशन में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाता है। क्लियर हुई बात सारी? और इंटरनेट क्या है, हम बखूबी उसका एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। आइए, दूसरी बात है ई सुविधाएं। वास्तव में सही मायने में यही टॉपिक है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया आप। इसमें तो भारत नेट आ गया, उसमें डिजिटल साक्षरता अभियान आ जाएगा, थोड़ा सा है पढ़ लेंगे। मेन चीज ये है, इसमें नित नई चीजें ऐड होती है। कैसे? इसमें पहला लिखिए कृषि क्षेत्र,
अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ई सुविधाएं जो है क्या कर रहे हैं, एक लाइन लिखो, इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ऐप मतलब एप्लीकेशन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ऐप उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कृषि क्षेत्र की, क्लियर। जैसे अभी लेटेस्ट एक आपने नाम सुना, किसान रथ ऐप, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ पुरानी ऐप है उस पर हम गौर करते हैं। फसल बीमा ऐप। अब देखिए दोस्तों, फालतू में कोई कचरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, किससे रिलेटेड है। अब ऐसे थोड़ी पूछेगा ये बताओ कि फसल बीमा ऐप किससे रिलेटेड है, ऐसे तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन कैसे बनेगा बताऊंगा आपको, लेकिन इसके आगे मैं आपको नहीं लिखाऊंगा और आपने लिखना भी नहीं है। भाई किससे संबंधित है, फसलों का बीमा प्राप्त करने से संबंधित ऐप है। फसल का कोई बीमा प्राप्त करना है तो उससे संबंधित ये ऐप है आपकी, सिंपल सोपर। क्या लिखना है इसके आगे, तो ऐसा कोई काम नहीं करा, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। दूसरी ऐप लिखिए, एग्रो मार्केट ऐप। अब देखिए शब्द को देखो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, मार्केट ऐप मतलब जो फसल की कीमत होती है इस ऐप पर होती है। भी ये फसल इतने में बिक रही है, तो फसलों की कीमत के बारे में बताता है। इसके आगे लिखना चाहो तो लिख दीजिए, हालांकि शब्द में क्लियर है। फसलों की कीमत के बारे में बताता है। तीसरी, पूसा ऐप। हालांकि पूसा एक स्थान का नाम है, ये फिर भी पूछी जा सकती है आपसे कि पूसा ऐप का संबंध किससे है। तो विभिन्न क्वालिटी के बीज और उर्वरकों के बारे में बताने से संबंधित है। लिखिए, विभिन्न क्वालिटी के बीज व उर्वरकों मतलब फर्टिलाइजर के बारे में बताने से संबंधित है ये। तो और भी कई ऐप हैं, एक बार आप इसे राइट डाउन करो। चौथी ऐप लिखिए, किसान सुविधा ऐप। लिखिए, इसके माध्यम से किसानों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। कहने का मतलब यह है कि इस ऐप के माध्यम से किसानों को यह पता लग जाएगा कि मौसम कैसा रहेगा, तो उसके आधार पर वो डिसीजन ले सकता है कि कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, या कैसे वो अपना सिस्टम तैयार करे। अब ये पूछा जा सकता है कि किसान सुविधा ऐप का संबंध किससे है। आपसे कह देगा बीजों की जानकारी से, आपसे कह देगा उर्वरकों की जानकारी से, आपको कह देगा कि मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी से संबंधित है। चौथा दे देगा कि ये आपसे फसलों की कीमत से संबंधित है। ऐसे तो बन सकता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर शब्द के माध्यम से हमें पता नहीं लग रहा किसके लिए है ये।
इसी तरीके से एक ऐप है जो आ चुकी है, भुवन ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भुवन ऐप है ये। देखिए फसलों की बीमा के बारे में फसल बीमा ऐप है, लेकिन ओलावृष्टि से, ओलों से जो फसलें खराब हो जाती है, उस सिस्टम के तहत यदि बीमा प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए स्पेशली भुवन ऐप है। लिखिए, ओलावृष्टि से खराब होने वाली फसलों का बीमा प्राप्त करने से संबंधित है ये। और अभी जो लेटेस्ट आई है किसान रथ ऐप, ये लेटेस्ट है। कृषि उत्पादों के परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट में आसानी से संबंधित है ये। आसानी से संबंधित है। क्या कर सकता है किसान? उसका जो प्रोडक्ट है, उसने जो फसल बोई है, उसको यदि मार्केट में लेकर जाना है, उसके लिए उसको व्हीकल चाहिए, ट्रक चाहिए या ट्राला चाहिए, जो भी चाहिए, वो इस ऐप के माध्यम से उसे अपने घर बुला सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसके माध्यम से किसान मौजूद वाहन को अपने घर बुला सकता है, घर मंगवा सकता है। जो मौजूद होगा तो वो घर आ सकता है, उसकी फसल को डालकर वो मंडी में ले जाएगा। तो ये किसान रथ ऐप है। अब इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। रथ मतलब वाहन और परिवहन से संबंधित, आसानी से समझा जा सकता है। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं शिक्षा के क्षेत्र में। पहला अपना कृषि क्षेत्र था, ई सुविधाओं में। दूसरा लिखिए शिक्षा का क्षेत्र। देखिए एजुकेशन के क्षेत्र में कई ऐप है। सबसे पहले तो मैं बात कराना चाहूंगा, जो आप ये तो जानते ही हो, स्टूडेंट हो आप, तो एनसीईआरटी ने अपने सभी पुस्तकों की पीडीएफ नेट पर जारी करती है। आप देख सकते हो आराम से। एक लाइन लिखिए, एनसीईआरटी ने अपनी सभी पुस्तकों की पीडीएफ इंटरनेट पर उपलब्ध करवा दी है। भाई दूसरी ऐप करेंगे बात इसकी अभी। सारांश। अब ये क्या है? देखिए यह एक वेब पोर्टल है, वेबसाइट है ये, मतलब ऐप नहीं है, ध्यान रखना। एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध बच्चे की जानकारी से है। मतलब इस ऐप में बच्चे की जानकारी मिलती है, बच्चा स्कूल गया या नहीं गया। जैसे आप कह सकते हो अटेंडेंस की जानकारी मिलती है कि बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया है। दूसरा, परफॉर्मेंस की जानकारी मिलती है, क्लास में परफॉर्मेंस क्या है बच्चे की, कैसा पढ़ता है, किस तरीके की क्वालिटी है, वो सब जानकारी यहां पर मिलती है। सारांश वेब पोर्टल है ये। तीसरा लिखिए
स्वयं, इसमें क्या है 22 कोर्सेज का मटेरियल दिया गया, 22 कोर्स है, उसके नोट्स इसके अंदर मिलेंगे आपको। लिखिए, बाईस कोर्सेज का मटेरियल दिया गया है। एक बात थोड़ा सा और इसको मैं बता दूं, जिसका संबंध बच्चे की जानकारी से है, आप ब्रैकेट में लिख देना स्कूल व शिक्षा से संबंधित। स्कूल व शिक्षा से संबंधित जानकारी, किसकी जानकारी? स्कूल से संबंधित जानकारी और शिक्षा से संबंधित जानकारी। स्वयं में 22 कोर्सेज का मटेरियल दिया गया है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे अपनों ने कृषि के क्षेत्र में ऐप की थी, फसल बीमा ऐप और किसान सुविधा ऐप, भुवन ऐप, इस तरीके की ऐप दी अपनों ने। देखिए यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनता है, देखिए फसल बीमा ऐप पे सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर आपके क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस ऐप का संबंध कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? निम्न में से किस ऐप का संबंध कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने से है? आपको कह देगा फसल बीमा ऐप, दूसरा कह देगा फसल योजना ऐप, तीसरा कह देगा बीमा फसल के बारे में ऐप, ऐसे बना के देगा। तो सही बात क्या है? फसल बीमा ऐप होती है। मेरी बात को समझ गए होंगे आप, ऐसे क्वेश्चन बनेगा इस पे। अब देखिए एनसीईआरटी ने सारी पुस्तकें पीडीएफ पर उपलब्ध करा दी, कितनी बड़ी बात है। पहले जब हम तैयारी करते थे तो मिलती नहीं थी, और आज भी फोटोकॉपी मिलती है। तो सारांश, स्कूल और शिक्षा से संबंधित जो जानकारी है बच्चे की सीधी उपलब्ध होती है। हमें पता लग जाएगा कि बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, हम ऐप में देख सकते हैं। और इसमें 22 कोर्सेज का मटेरियल दिया गया है। अब आप देखिए, नोट्स मिलते नहीं हैं, लेकिन इसमें नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन वही बात है, आपको समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, डिपेंड ये भी रहता है। चौथा लिखिए, शाला सिद्धि ऐप। देखिए सीबीएसई स्कूल जो होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के सीबीएसई स्कूल है, उसमें से बेस्ट कौन सा है, उससे संबंधित है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है बेस्ट सीबीएसई स्कूल की पहचान से संबंधित है। कैसे? इसमें विभिन्न प्रकार के सीबीएसई स्कूल की लिस्ट दी जाती है, उसमें परफॉर्मेंस दी जाती है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मेरिट में कितने आए, खेलों में कितना आगे हैं, वो सारी परफॉर्मेंस दी जाती है। तो उनकी परफॉर्मेंस को देखकर जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, संरक्षक होते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से स्कूल में बच्चे को लगाना है। पांचवी, जूम ऐप। हालांकि ये वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्या है, कोविड-19 के दौरान जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, तो इसके माध्यम से बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी, तब ये काफ़ी चर्चा में आई थी। तो शिक्षा से संबंधित ऐप है ये, ऑनलाइन कॉलिंग की सुविधा है, लेकिन ये चाइना की है, इस कारण से इस पर प्रतिबंध लगा दिया था गवर्नमेंट ने। एक लाइन लिख दीजिए, कोविड-19 के दौरान इसका इस्तेमाल ऑनलाइन एजुकेशन में किया गया। था, लेकिन भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। हालांकि देखिए इस्तेमाल इसको कहीं भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग की सुविधा है इसके अंदर,
वीडियो कॉलिंग की सुविधा तो इस्तेमाल तो देखो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन ये एजुकेशन फील्ड में चर्चा में रही। आप चाहो तो इसको कोई नंबर ना डाल के एक स्टार डाल दीजिए। क्लियर? तो ये शिक्षा के संबंध में ऐप होगी। अब मैं वित्त के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐप है, फाइनेंस के क्षेत्र में, उस पर चर्चा करूंगा। राइट डाउन कीजिए। ई सुविधा में तीसरा पॉइंट लिखिए, वित्त के क्षेत्र में। फाइनेंस सेक्टर में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में। जैसे पेटीएम, अब इसके माध्यम से आप पैसे का लेन देन कर सकते हो, बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसने ई कॉमर्स में भी प्रवेश किया। ई कॉमर्स आपको बता चुका हूं, वस्तुओं के लेन देन से संबंधित है। इसने 2012 में ई कॉमर्स में भी प्रवेश किया है। इसके जो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। इसी तरीके से जो मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है भीम। इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। भारत, बीएच से भारत बन गया, इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये जो लॉन्च हुई थी 30 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये जो भीम है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर है। आजकल इसका चलन भी काफी है। एक लाइन लिख दीजिए, इसके माध्यम से पैसों का लेन देन किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी कई चीजें, सभी बैंकों ने अपनी ऐप बना ली है। वो इसके अंदर आती है। एक आपने नाम सुना होगा ई वॉलेट, ई बटुआ, मतलब आप इसके अंदर कई है, एयरटेल का भी है और भी है। पेटीएम भी एक तरीके का ई वॉलेट की तरह काम करता है। तो बहुत सारे ई वॉलेट आपको मिल जाएंगे, तो उन पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपके जो मोबाइल है उसके अंदर पैसा रहेगा और उससे आप खरीदारी कर सकते हो, क्रय विक्रय कर सकते हो। एक बार आप इसे राइट डाउन करो। एक कृषि से संबंधित ऐप है, वो आप वहां लिख देना, नहीं तो यहां पर एक नोट डाल के लिख दीजिए, मेघदूत ऐप।
मेघदूत ऐप है, वहां पर ऐड कर लेना आप, ये बाद में कहीं भूल ना जाऊं। 2019 में लॉन्च किया गया था। भूविज्ञान व कृषि मंत्रालय की ऐप है ये। मेघदूत है, इसमें क्या किया गया है, इसमें किसानों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है किसानों को। कैसे? मतलब किसान जो है, किसान पहचान कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं किसकी? टेम्परेचर की, वर्षा की, और तो और कृषि से संबंधित जानकारी, नई जानकारी पता कर सकते हैं, कृषि से संबंधित, मवेशियों से संबंधित। मतलब किसानों को टेक्निकल रूप से मजबूत किया जाता है। एक लाइन ये आपके लिए काफी है कि किसानों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है मेघदूत ऐप के माध्यम से। तो ये रह गई थी, आप वहां पर इसको ऐड कर लेना, साइड में थोड़ा सा लिख देना, अच्छा रहेगा ये। चौथा लिखिए, रेल मंत्रालय की ऐप। देखो वैसे तो बहुत सारी है, महत्वपूर्ण बता रहा हूं। जैसे मदद, मदद। अब देखिए लोग अपनी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराते हैं? लोग अपनी शिकायत आधे तो इसलिए दर्ज नहीं कराते हैं क्योंकि उसका प्रोसेस लंबा होता है। कभी उसका नाम पूछते हैं, कहाँ से आया है, कैसे है, अपनी फोटो भेजो, तरह तरह के प्रावधान होते हैं। इसमें क्या है, बहुत कम जानकारी देकर यात्री जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें रेल यात्री बहुत कम जानकारी देकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। बहुत कम जानकारी देकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। दूसरा जो है रीयूनिटैप, रीयूनिटैप है ये। इसमें क्या है, रेलवे स्टेशन पर गुमशुदा बच्चों की पहचान से संबंधित है ये। तो लिख दीजिए, रेलवे स्टेशन या रेल में गुमशुदा बच्चों की पहचान से संबंधित है। गुमशुदा बच्चों की, रेलवे स्टेशन पर जो बच्चे खो जाते हैं, रेल में जो बच्चे खो जाते हैं, तो उनकी फोटो अपलोड करके उन बच्चों की पहचान की जा सकती है। चुनाव आयोग की ऐप, हालांकि इसको मैं कई बार बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी विजिल ऐप। देखिए ये जो सी विजिल ऐप है, इसके माध्यम से जो मतदाता है या कोई नागरिक है वो आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकता है। लिखिए, इसके माध्यम से मतदाता आचार संहिता के
उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकता है। चुनाव आयोग को दे सकता है। नेक्स्ट लिखिए कोयला मंत्रालय की ऐप। पहला लिखिए उत्तम ऐप, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्या है? उत्तम मतलब अच्छा, क्वालिटी युक्त है। तो कोयले की क्वालिटी में पारदर्शिता से संबंधित है। आप कह सकते हो कि कोयले की गुणवत्ता में पारदर्शिता से संबंधित है। कौन सा कोयला उत्तम है, ऐसे समझ लीजिए। लिखिए कोयले की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में पारदर्शिता से संबंधित। पारदर्शिता से संबंधित है। इसी तरीके से एक और है शक्ति ऐप। यह क्या है? कोयले की खानों में आवंटन में पारदर्शिता से संबंधित है। लिखिए कोयले की खानों के आवंटन, आवंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूट में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। ये क्लियर? तो ये कोयला मंत्रालय की ऐप होगी, चुनाव आयोग की ऐप होगी, रेल मंत्रालय की ऐप होगी। अब मैं बात करूंगा चिकित्सा के संबंध में, जिसमें आरोग्य सेतु ऐप सबसे महत्वपूर्ण है। राइट डाउन कीजिए। चिकित्सा से संबंधित है। आप नंबरिंग देख लेना, ये ऊपर नीचे हो सकती है। सबसे पहले लिखिए आरोग्य सेतु ऐप। देखिए ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसे कोविड-19 के दौरान वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये जो लॉन्च हुई थी गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर ये लॉन्च हुई थी। और इसका जो निर्माण किया गया था ये PPP मॉडल पर। PPP मॉडल का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप कह सकते हो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ने मिलकर किया था ये। क्लियर? आइए अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अपने आसपास कोरोना मरीजों की पहचान की जा सकती है। लिख लीजिए अपने आसपास
कोरोना के मरीजों की पहचान करना, ये हो सकती है। और कोरोना संक्रमण की आशंका सरकार जान सकती है और इसके माध्यम से सरकार समय रहते आवश्यक कदम उठा सकती है। एक लाइन और लिख दीजिए उद्देश्य में। कोरोना संक्रमण की आशंका को पहचान कर सरकार समय रहते आवश्यक कदम उठा सकती है। नहीं, अब देखिए इसमें विशेष क्या बात है। इसे एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में डाउनलोड किया जा सकता है। लिखिए, इसे एंड्रॉयड व आईफोन दोनों में डाउनलोड किया जा सकता है। दोनों में क्या है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो प्रकार के कलर है। हरा और पीला। देखिए, हरा का मतलब है आप सुरक्षित है, और पीले का मतलब है आप बहुत जोखिम में है, रिस्क में है आप। ये दो प्रकार के कलर कोड है इसके अंदर। और भी एक इसकी विशेष बात है, मतलब कितनी भाषाओं में है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 भाषाएं। अब ये बात आती है, यह किससे चलती है, मतलब इसको कमांड कौन करता है। तो ध्यान रखना, ब्लूटूथ व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से ये चलती है। आरोग्य सेतु ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है ये। इस कारण से मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया है। इस पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कौन सा कथन गलत है, या आरोग्य सेतु में कितनी भाषाओं में है, या आरोग्य सेतु ऐप में हरे रंग का या पीले रंग का अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के कलर कोड है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब एक पोर्टल है, युक्ति पोर्टल। ऐप नहीं है, ये पोर्टल है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है ये। आप जानते हो कि वर्तमान में जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत
वापस इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए, युक्ति पोर्टल क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद, देखिए वाई यू का मतलब तो ये पूरा निकलता है, ये वाई यू का रिप्रेजेंट है। क्लियर? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद, के का मतलब नॉलेज, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इनोवेशन, नवाचार। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। नाम से देखिए, नॉलेज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इनोवेशन, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोविड-19 के संबंध में जो नए अनुसंधान किए गए हैं, जो नई पहल की गई है, उनके बारे में बताया गया है। इसमें लिख दीजिए, इसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोविड-19 के संबंध में किए गए अनुसंधान व नवाचार के बारे में बताया गया है। भाई पहल क्या की इन्होंने? क्लियर? तीसरी है संपर्क। ये जो है ऐप है, जो रंगीन कोड के माध्यम से कोविड-19 के मरीजों की पहचान व निगरानी करने से संबंधित है। निगरानी करने से संबंधित। अब इसका पूरा नाम आप देखिए, स्मार्ट ऑटोमेटेड है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। देखिए, स्मार्ट ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, पेशेंट का मैनेजमेंट, निगरानी, पहचान, एंड रिस्क फॉर कोविड-19, रिस्क फॉर कोविड-19। क्लियर हुई बात सारी? ये तो ये संपर्क ऐप है ये। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। एक बात और ध्यान रखना, इसका जो डेवलप किया है, विकास किया है, डीआरडीओ ने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कई बार बात कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन।
ई सुविधाओं के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। डिजिटल भारत के तहत हमने डिजिटल अवसंरचना का विकास पढ़ा, उसके बाद हमने ई सुविधाएं पढ़ी। बेसिक ई सुविधाएं हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सी पोर्शन लिखिए, डिजिटल साक्षरता। लिखिए, इसके माध्यम से लोगों को इंटरनेट की जानकारी तथा ऐप को चलाने के बारे में बताया जा रहा है। ऐप को चलाने के बारे में बताया जा रहा है। ऐप कैसे चलेगी? यहां जो मैं एक बात करूं, एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अब देखिए क्या किया जा रहा है, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नाम से देखिए, डिजिटल रूप से साक्षर किया जा रहा है। किसको? गांव के लोगों को। सिंपल सी बात है। आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रारंभ हुआ था 8 फरवरी 2017 को हुआ था। इसी तरीके से राजस्थान के संबंध में एक है ई सखी, राजस्थान सरकार का है ये। इसमें लिखो, ये है राजस्थान सरकार से संबंधित है। जो राजस्थान में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रही है। क्लियर? तो ये आपका जो डिजिटल इंडिया है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब मैं कुछ विविध बातें करूंगा, एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब इसके लास्ट पोर्शन में मैं विविध पर चर्चा करने जा रहा हूं। मिसलेनियस, बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने रखूंगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माई गवर्नमेंट ऐप, माई गवर्नमेंट ऐप, इसके माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक सरकार को सलाह दे सकता है, शिकायत कर सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, इसके माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक सरकार को सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है कि ऐसे कीजिए। मतलब आप सरकार के हिस्से हो, ध्यान रखें। सरकार को सलाह दीजिए, वैकेंसियां निकाले। सरकार को सलाह दे सकता है, शिकायत कर सकता है, इसमें तो आप वैसे ही आगे हो, कर दीजिए।
माई गवर्नमेंट ऐप के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा लिखिए प्रगति। यह एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। आपने कई बार देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कई बार आईएएस से बात करते हैं, विभिन्न विभागों से बात करते हैं, मंत्रालयों से बात करते हैं। और देखिए अभी लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। तो वो ये जो वो बात कर रहे थे वो इस फोरम के माध्यम से कर रहे थे, तब ये चर्चा में भी रहा था। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री या आप कह सकते हो सरकार, कौन सी, केंद्र सरकार, विभिन्न विभागों या मंत्रालयों या राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑनलाइन चर्चा कर सकती है। चर्चा कर सकते हैं। इसमें यह भी पता लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्यों में इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं राज्यों में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, इसकी पहचान की जा सकती है। तीसरा लिखिए आवास ऐप। यह बेघर लोगों को, मतलब जिनके पास घर नहीं है, को आवास उपलब्ध करवाने से संबंधित है। आरंभ ऐप। आरंभ ऐप जो है यह सड़क सुरक्षा से संबंधित है। सड़क सुरक्षा से संबंधित है। पेंसिल पोर्टल, ये पोर्टल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, टिक कर दीजिए। ये पेंसिल पोर्टल लिखिए। यह बाल मजदूरी को रोकने से संबंधित है, लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाल मजदूरी को रोकने से संबंधित है। ये बाल मजदूरी को रोकने से संबंधित है। इसके अलावा बाल मजदूरी से मुक्त हुए बच्चों को शिक्षा भी उपलब्ध करवाती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है बाल मजदूरी से मुक्त हुए बच्चों को शिक्षा भी उपलब्ध करवाती है। शिक्षा भी ये उपलब्ध करवाती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, एक बार आप इसे राइट डाउन करो।
ऊर्जा मित्र ऐप। यह बिजली कटौती से संबंधित है। मतलब आप कितनी बिजली का इस्तेमाल करते हो, उसका भुगतान आपने कितना किया है, सब डिटेल मिलेगी आपको इस पर। आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिक बिल है उसके माध्यम से के नंबर हो गया, कुछ सूचनाएं हैं, इसमें आप अपलोड कर दीजिए। आपकी सारी जानकारी, कितने यूनिट आपने पिछले महीने खर्च की, कौन से महीने का बिल आपने दिया नहीं दिया, सब बातें आ जाएगी उसके अंदर। इसी तरीके से एक है प्राप्ति ऐप। ये जो प्राप्ति ऐप है बिजली के बिलों में पारदर्शिता से संबंधित है। बिजली के बिल में पारदर्शिता से संबंधित है। आपने देखा होगा कई बार अखबार में न्यूज़ आती है, बकरी चराने वाले व्यक्ति के घर में भी बिल आ गया 2.5 लाख का। ये मैंने खबर पढ़ी थी। एक ऐसा परिवार था, शायद अपनी राजस्थान का ही था, और वो बकरी चराने का काम करते थे। 2.5 लाख का बिल आया था उसके। तो अब देखिए, तो इससे संबंधित ये प्राप्ति ऐप है। और आपका भी बिल देख लीजिए आप, कई बार ज़्यादा आ जाता है, 15-15 हज़ार आ जाता है कई बार। हम जानते हैं इतना हम खर्च कर ही नहीं रहे। तो उसमें पारदर्शिता से संबंधित प्राप्ति ऐप है। 8वीं ऐप लिखिए, सचेत ऐप। देखो कई बार बैंकों में धोखाधड़ी हो जाती है, उसको रोकने से संबंधित है। लाइन लिख दीजिए, यह है बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने से संबंधित है। उस धोखाधड़ी को रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट लिखिए, सागरवाणी ऐप। नाम से देख लीजिए, सागरवाणी मतलब समुद्र के आसपास। तो तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, होता क्या है, कई बार सुनामी आ जाती है और भी कई घटनाएं घटित हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो उसके बारे में सूचना देने से संबंधित है। लिखिए, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आपातकालीन चेतावनी देने से संबंधित। चेतावनी देने से संबंधित है ये। तो ये ऐप हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ अन्य बातें। बीच में एक पोर्टल अलग आ गया था, पेंसिल पोर्टल, और एक आपका प्रगति आ गया था, और लगभग सभी ऐप ही है। एक मैं रोबोट की बात करने जा रहा हूं। आइए 10वां डाल दीजिए, लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये जो है भारत का पहला बैंकिंग रोबोट है। ये मेरे हिसाब से आपके एलडीसी में आया था। ये भारत का पहला बैंकिंग रोबोट कौन सा है? लक्ष्मी। यह जो लॉन्च हुआ था 2016 में हुआ था, और सिटी यूनियन बैंक है तमिलनाडु, वहां पर है ये। सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु में। तो यह ग्राहकों के सवालों के जवाब देता है। एक लाइन लिख ही दीजिए, यह बैंक में ग्राहकों के सवालों के जवाब देता है। इसी तरीके से
एक शब्द है रैनसमवेयर, ये काफी चर्चा में रहा था। ये क्या एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस है। ये क्या कंप्यूटर में चला जाता है और आपको ये निर्देश देता है कि $300 इस खाते में जमा कराओ, तब आपको आपके कंप्यूटर को मैं छोड़ूंगा, नहीं तो आपके कंप्यूटर में जो सारे डाटा है, जो फोटोज है, जो वीडियोज है, उसको डिलीट कर दूंगा। तो इसको फिरौती मांगने वाला वायरस भी कहा गया था। एक लाइन लिख दीजिए, यह है एक कंप्यूटर वायरस है जो फिरौती मांगने वाला वायरस के नाम से चर्चित रहा और फिरौती जो मांगता है $300 की फिरौती। इतने जमा करा दो तो आपके कंप्यूटर से मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। तो रैनसमवेयर फिरौती मांगने वाला एक वायरस है, ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी चर्चा में रहा था। ये एक बार राइट डाउन करो। नेक्स्ट लिखिए बारबो। बारबो शानदार क्वेश्चन है। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है ये। इसका जो निर्माण किया ये टाटा मोटर्स ने किया है। तो इसमें क्या है, ये जो टाटा मोटर्स है जो गाड़ियां बनाता है, तो इसमें क्या है, रोबोट गाड़ियां बनाता है ये। हालांकि अब तो सारे मोटर्स वालों में ये हो गया है, लेकिन मैंने कहा ये पहला औद्योगिक रिपोर्ट है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट इन इंडिया, बारबो। नेक्स्ट लिखिए दर्पण। यह एक पोर्टल है जिसके माध्यम से एनजीओ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कोई एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन बोलते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या है, गवर्नमेंट जो एनजीओ को सुविधाएं देती है वो उनको मिल जाएगी, और इसको जो मैनेज कर रहा है नीति आयोग कर रहा है। अब नीति आयोग के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भली भांति अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अब मैं बात करने जा रहा हूं उमंग। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पुराने पेपर देख लीजिए। क्या है ये? यह एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है ये। मजेदार बात यह है कि भारत सरकार की जितनी भी ऐप है उनका ये संयुक्त प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने कई बार अपने मोबाइल में ऐसी ऐप देखी होगी जिसके अंदर वीडियो भी होते हैं, MP3 भी चलता है, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, फोटोज भी होती है, सब होता है। उसी तरीके से भारत सरकार की ऐप का ये संयुक्त प्लेटफॉर्म है। ये लिखिए
भारत सरकार की ऐप का संयुक्त प्लेटफॉर्म है ये। क्लियर? आइए, सहेली। देखिए यह क्या है, एक वेबसाइट है और अमेज़न की वेबसाइट है ये, जो कि जो महिला उद्यमी होती है, जो महिलाएं काम करती है और सामान बनाती है, उनके सामान को एक मार्केट उपलब्ध करवाती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह अमेज़न की एक वेबसाइट है जो महिला उद्यमियों के सामान को एक बाजार उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट लिखिए, दिव्य नयन। दिव्य नयन यह एक प्रकार का यंत्र है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया एक यंत्र है, जिसमें जो अंधे व्यक्ति है, आप कह सकते हो दिव्यांग, अखबार को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस प्रकार की सुविधाएं हैं। एक लाइन लिखिए, यह CSIR, साइंस ऑफ काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया एक यंत्र है जो अंधे व्यक्ति को अखबार, पत्र पत्रिकाएं व डॉक्यूमेंट्स पढ़कर सुना सकता है। पढ़कर सुना सकता है। ये दिव्य नयन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राइट डाउन कीजिए इसको। प्रसार भारती, कई बार नाम सुना होगा। इसकी स्थापना एक बार पूछी गई थी, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और 2017 में एक एग्जाम हुआ था, तब इसकी स्थापना पूछी गई थी। तब ये चर्चा इसलिए रहा था क्योंकि इसके 20 वर्ष पूरे हुए थे। यह क्या करता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत जो भी विभाग आते हैं उनको ये स्वायत्तता प्रदान करता है, जैसे आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया। लाइन लिखिए, यह है सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बोलते हैं, प्रदान करता है।
जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, इनको करता है। नेक्स्ट लिखिए नेसनेट। बड़ी मजेदार बात है, गूगल का जो सुपर कंप्यूटर है उसके द्वारा तैयार किया गया एक मशीनी बच्चा है जो कंप्यूटर से सलाह लेता है। मतलब इसको जो तैयार किया है गूगल के सुपर कंप्यूटर ने तैयार किया है, मानवीय हस्तक्षेप नहीं है इसके अंदर, मानव ने नहीं बनाया, कंप्यूटर ने बनाया है ये। तो एक लाइन लिखिए, यह है गूगल के सुपर कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया मशीनी बच्चा है ये। जो कंप्यूटर से सलाह लेता है, कंप्यूटर से सलाह लेता है, एडवाइस लेता है। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग है सोफिया। सोफिया ये क्या है? एक रोबोट है, दुनिया का पहला नागरिक रोबोट है, दुनिया का पहला नागरिक रोबोट। और आपको जानकर हैरानी होगी, यह 64 प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करता है। 64 प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसका एक करंट और बता दूं। करंट तो क्या है, दुनिया का पहला नागरिक रोबोट कब बना था ये और किसने बनाया था, मतलब इसको नागरिकता दी होगी। तो अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने इसे नागरिकता दी थी। एक लाइन लिख दीजिए, अक्टूबर 2017 में सऊदी अरब ने इसे नागरिकता दी थी। तो ये है सोफिया। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सामान्य कंप्यूटर के पार्ट 5 को कंप्लीट कर लिया है। ये जो पार्ट 5 है, इसी के साथ ही कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। हालांकि कंप्यूटर का पोर्शन जो है ये कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि इसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं। उन अपडेट को मैं आपको करंट जीके के माध्यम से करवाता जाऊंगा और समय समय पर आपको इसमें जो भी ऐड करना है उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा, यह आपके कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आईएएस प्री क्यों ना हो, सीडीएस क्यों ना हो, इसके अलावा पटवारी, एसएससी, रेलवे, कंप्यूटर से संबंधित इन सब को ये कवर करता है। तो बिल्कुल भी दिग्भ्रमण की स्थिति ना रखें। ध्यान रखें, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। और मैं चाहूँगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं देखता भी हूँ, आपकी प्रोग्रेस भी देखता हूँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्रोग्रेस भी देखता हूँ। उसमें आपका जो सहयोग है वो सराहनीय है और मैं राकेश मेहरा उसे हमेशा याद रखूँगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें, जो कि टेलीग्राम का लिंक है और ऐप का लिंक है, जो कि हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित है। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।